यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो अभी का ये शानदार वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे, चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं या इंटरमीडिएट के। ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो ठीक है, आप OMR सीट पे भर लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको एग्जाम में इस तरह बिहार बोर्ड को लोगो वाला कॉपी मिलेगा, तो इस कॉपी में किस तरह हमको सब्जेक्टिव प्रश्न लिखना है। मैं यहाँ पे देखिए पेन है, यहाँ पे सभी विषय का प्रश्न पत्र है, यहाँ पे कॉपी है, एक एक जानकारी मैं आपको ध्यान से समझा दूंगा। अगर ऐसे आप उत्तर लिख कर आते हैं तो आपका बिल्कुल जितना अंक का प्रश्न रहेगा उतना अंक मिलेगा। चलिए आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि इस कॉपी में आखिर में बस दो चार छोटी छोटी बातें, कोई एक एग्जाम में कॉपी लिखना कोई उतना बड़ा बात नहीं होता है, आप बिल्कुल नॉर्मल वे में लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ दो तीन बात आपको ख्याल रखना है जिससे कि एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़े। तो पहले आइए कॉपी को लिखना सीख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि उत्तर लिखते समय आपको किन किन बातों को अपने उत्तर में सम्मिलित करना है जिससे कि एग्जामिनर आपसे प्रभावित होकर आपको पूरा का पूरा अंक दे। जैसे ही आपके एग्जाम की शुरुआत होगा, जैसे ही एग्जाम हॉल में आप एडमिट कार्ड पेन लेकर वेट करेंगे, वैसे ही एग्जाम का शुरुआत होगा, वैसे ही आपको शिक्षक इस तरह एक कॉपी, उसके साथ साथ एक OMR सीट और एक आपका क्वेश्चन पेपर ला कर देंगे। तो OMR सीट पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देना है। OMR सीट कैसे हम लोग भरते हैं परीक्षा में, ये मैं आपको क्लियर भर के बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो ये क्लास जैसे ही खत्म होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं, वहां से सीख लीजिएगा। तो इसका काम समाप्त हुआ। अब बचेगा सब्जेक्टिव प्रश्न का काम। तो सबसे पहले जो ऐसे आपको कॉपी मिलेगा, तो पहले पृष्ठ पे आपका नाम, रोल नंबर, रोल कोड सभी जानकारी प्रिंटेड रहेगा। वो सभी जानकारी आपको मिला लेना है और पहले पृष्ठ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा क्या काम करना है कि यहाँ पे जहाँ पे जगह रहेगा पहले पृष्ठ पे कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखिए, वो आपको लिख देना है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए सेट कोड जो रहेगा इसको लिखना है और विषय कोड, यही तीन जानकारी आपको भरना है। और परीक्षा देने का माध्यम हिंदी या इंग्लिश में आप देने जा रहे हैं उसको आपको भर दीजिएगा। पहला पृष्ठ पे काम करना है। दूसरा बात, आपको कॉपी लिखते समय एक ख्याल रखना है कि इधर देखिए चौथाई के इस साइड में आप क्वेश्चन क्रमांक लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो इधर ही लिखिए। और जो आपका एग्जाम में कॉपी मिलेगा तो इसी तरह एक चौथाई यहां पे भी छोड़ा गया रहेगा, तो इस साइड भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहां पे जो आप प्रश्न लिखेंगे उसको जांच करके वो लोग अंक देंगे। तो ध्यान से क्लियर समझिएगा, ये दो महत्वपूर्ण बात था। अब चलिए एक एक विषय को हम लोग लेकर सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर है, तो ये नहीं समझना है कि ये मैथमेटिक्स 10th का 12 का सेम, देखिए लॉजिक बिल्कुल सेम होता है। दो तीन बात को आपको ख्याल रखना है। इधर हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको OMR सीट पे भरना है और मैं पहले आपको सिखा चुका हूं। तो बस आपको जैसे ही सब्जेक्टिव यहां पे बनाना शुरू करना है कॉपी में, तो सेक्शन बी लघुत्तरीय प्रश्न जो यहां लिखा है खंड ब लघुत्तरीय प्रश्न, तो अगर आप कॉपी में जो मैंने शुरू में बताया कि अगर आपको वहां पे परीक्षा का माध्यम आप लिखें कि इंग्लिश, अर्थात कि आप इंग्लिश में उत्तर लिखना है, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप। अगर आप हिंदी माध्यम में उत्तर देने जा रहे हैं तो आपको कॉपी में लिखना होगा खंड ब लघुत्तरीय प्रश्न। ऐसे लिखना है तो यहां पे देखिए, जैसे मुझे हिंदी माध्यम में उत्तर लिखना था तो मैं यहां पे लिख दूंगा खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। अगर मुझे इंग्लिश माध्यम में लिखना रहता तो मैं ए वाला लिखता, ए मैं छोड़ देता। तो यहां पे अब प्रश्न आता है कि सर हम ब्लैक पेन से लिखे या ब्लू पेन से, तो देखिए आप पूरा कॉपी जो है ना ब्लू पेन से लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। पूरा कॉपी इस तरह ब्लू पेन ही रहेगा, इसे आप लिख सकते हैं। अगर आप ब्लैक पेन से लिखना चाहते हैं तो पूरा आपको आंसर नहीं लिखना है, बस जो ये हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं इसी को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, बाकी आपको ब्लू से लिखना है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर दोनों से आपको लिखना है तो ब्लैक से सिर्फ आप हेडिंग लिखिएगा और एक क्वेश्चन नंबर, और ब्लू से पूरा आंसर। अगर ब्लैक आप छोड़ भी देते हैं तभी कोई चिंता की बात नहीं है, पूरा ये काम आप ब्लू से कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको खंड ब जो यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न लिखा है तो इसको आप लिख दीजिएगा। फिर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि 1 से 30 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, 15 का उत्तर देना है, 30 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे अब जो भी प्रश्न आपको पहले आता है 1 से 15 तक का प्रश्न है, तो इसमें से जो प्रश्न आपको पहले आता है जो आपको बनाना है, जैसे मुझे क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है तो मैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर या सॉल्व लिखकर यहाँ पे उसको सॉल्व करूंगा। फिर मुझे क्वेश्चन नंबर 17 बनाना है तो उसका उत्तर, फिर क्वेश्चन नंबर 9 बनाना है तो उसका उत्तर, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बस ये सुनिश्चित करना है कि क्वेश्चन नंबर मान लीजिए यहाँ पे समाप्त होता है तो बीच में एक लाइन छोड़कर तब दूसरा क्वेश्चन बनाए, ताकि एग्जामिनर को क्लियर दिखाई दे कि हाँ यहाँ तक छात्र 1 नंबर बनाया है, दूसरा नंबर। ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही 15 इसमें से प्रश्न बना लेंगे तब यहाँ पे आपको मिलेगा देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर लिखने से पहले सिंपल सा वही काम आपको करना है, यहाँ पे लिख देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको अच्छा से घेर दीजिएगा और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बनाना है
उतना नंबर लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए, और जहां तक प्रश्न आता है उसके बाद एक लाइन छोड़कर और दूसरा का उत्तर लिखकर सॉल्व कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय लिखने से बोर्ड इसीलिए कहता है लिखने के लिए क्योंकि इससे एग्जामिनर को अच्छा इफेक्ट पड़ता है, एग्जामिनर को एक क्लियर आता है कि छात्र दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाए 5 अंक का प्रश्न है तो इसको चेक करके 5 अंक देगा। अच्छा, यहाँ पे छात्र लघु उत्तरीय प्रश्न बनाया था, ये 2 अंक का था तो इसको हम चेक करके 2 ही अंक देंगे। तो इस तरह एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। नहीं तो एक में अगर आप बनाएंगे बिना इसको लिखे हुए तो कभी कभी क्या होता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए भी आपको 2 ही अंक मिल जाता है। तो बस यही छोटा सा बात आपको ख्याल रखना है। इसी तरह साइंस का भी सेम काम आपको करना है। साइंस का भी आपको पेपर मिलेगा तो सेम वही काम कि साइंस में आप जानते हैं 3 खंड में, अगर मैट्रिक का परीक्षार्थी, अगर इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं तब तो कोई चिंता की बात नहीं, आपका 2 ही खंड में रहेगा लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लेकिन अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो इसमें पहले मिलेगा खंड ब भौतिक शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जैसे ही इसका उत्तर आप लिखना शुरू करेंगे तो उससे पहले फिर उसी तरह कॉपी में इस तरह लिख दीजिएगा खंड ब भौतिकी शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर जो प्रश्न आता है उसका उत्तर, फिर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाएंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का फिर आपको यहाँ पे उत्तर लिखना पड़ेगा ताकि क्लियर रहे एग्जामिनर को कितना अंक हमको इस प्रश्न के लिए देना है, ताकि अगर आप उत्तर लिखें तो उसी रूप में आपको अंक दे। बस यही छोटा सा बात है, बाकी आप सामान्य वे में भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए रसायन शास्त्र की हम लोग शुरुआत करेंगे तो उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे रसायन शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर रसायन शास्त्र का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाएंगे तो फिर यहाँ पे उसी तरह रसायन शास्त्र के नीचे यहाँ पे लिखेंगे जहाँ से शुरू करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वहाँ से सॉल्व करेंगे। उसी तरह बायोलॉजी के प्रश्न को सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जीव विज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद कर रहा हूँ आप क्लियर समझ चुके हैं। चाहे आपका साइंस का पेपर हो या किसी भी विषय का, चाहे आपका सोशल साइंस का ही पेपर हो, तो कोई भी खंड का उत्तर लिखने से पहले आप जैसे यहाँ पे लिखा गया खंड ब इतिहास लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसको लिखकर तब आपको उत्तर लिखना है। बस ये सामान्य सा बात है। उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत करना है तो उसी तरह राजनीति विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उसी तरह आपको लिखना है, और जहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत करेंगे वहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखकर तभी उत्तर लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को क्लियर है कि 4 अंक का प्रश्न आप बनाए हैं कि 2 अंक का। और भाषा आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उसमें तो कोई चिंता की बात नहीं। वहां पे देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप बनाइएगा और इसमें खंड ब बस विषयनिष्ठ प्रश्न लिखकर और जो भी आपसे पूछा जाएगा उस प्रश्न का आप जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। और अगर आपको बीच में कहीं पे रफ कार्य करने की आवश्यकता है तो कोई कॉपी मिलेगा, इसके सबसे अंतिम पेज पे आइएगा, ऐसे रफ लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी गुना भाग आपको करना है उसको कीजिए और अंतिम में पूरा इसको ऐसे 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 पूरा इसको क्रॉस कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप क्लियर समझ रहे हैं कि अगर हमको रफ करना है तो रफ के लिए हम क्या करेंगे कि रफ के लिए अंतिम में आएंगे कॉपी के सबसे लास्ट पृष्ठ पे और इस पर रफ करेंगे और चलते समय जब कॉपी जमा करना होगा तो इसको काट देंगे। कॉपी लिखते समय बस यही सामान्य सा बात आपको ध्यान रखना है कि चौथाई के इस साइड आप लिख सकते हैं बट चौथाई के इस साइड मत लिखिएगा, और यहाँ पे जहां से लघु उत्तरीय प्रश्न बनाइएगा वहां पे ऐसे लिख दीजिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। जो नंबर क्वेश्चन बनाना होगा उतना फ्रेश फ्रेश लिखना और बीच में एक लाइन छोड़कर लिखना है, और फिर जहां से आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू करेंगे वहां पे भी ऐसे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखकर सॉल्व कीजिएगा। और अगर आप में काफी ज्यादा खंड है, जैसे भौतिकी का उत्तर दे रहे हैं तो भौतिकी क्लियर लिखिएगा, इतिहास का उत्तर दे रहे हैं तो इतिहास दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न, इससे एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़े। बस यही सामान्य सा बात आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको अपने उत्तर को स्टेप वाइज लिखना चाहिए। स्टेप वाइज उत्तर का मतलब यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे मुझे एक प्रश्न मैंने सॉल्व किया तो मैं कहीं पे कोई स्टेप नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में स्टेप वाइज मार्किंग किया जाता है। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब कि मान लीजिए प्रश्न हमारा 5 अंक का है, मान ले रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे 5 स्टेप में इस प्रश्न को बनाए हैं और नीचे का 2 स्टेप हमारा गलत है, ऊपर का 3 स्टेप सही है, तो हमें 3 अंक दे दिया जाएगा। तो अगर आप सोचिए स्टेप ही नहीं, इतना स्टेप पूरा नहीं किया है तो आपको एग्जामिनर कैसे अंक देगा। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब इतना ही होता है कि जितना स्टेप हमारा सही था उतना अंक हमको मिलेगा, जितना स्टेप सही नहीं था उतना अंक नहीं मिलेगा। यानी 0 अंक, ये नहीं कि थोड़ा सा हम गलत कर दिए तो हमको इसको काट कर 0 अंक नहीं देना है। ये बिहार बोर्ड में ऐसे ही स्टेप वाइज मार्किंग होता है। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि प्रत्येक प्रश्न में जितना स्टेप बन सकता है उतना स्टेप में क्लियर और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करें तो अंतिम में आंसर को ऐसे ब्रैकेट में जरूर बंद करें, ताकि एग्जामिनर इसको चेक करके यहीं से अंक दे देता है कि छात्र को बहुत अच्छा समझ है और क्लियर। देखिए यहाँ पे कोई स्टेप आपको नहीं छोड़ना है। ये मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर विषय में, साइंस, सोशल साइंस, सभी में ऐसे ही आपको उत्तर लिखना है। तो ये भी एक छोटा सा बात, आपको उत्तर लिखते समय ये भी सावधानी आपको बरतना है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ गया कि ठीक है हम इस साइड भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे चौथाई छोड़कर लिखेंगे, सभी जानकारी लिख देंगे तो क्या हमको पूरा में पूरा अंक मिल जाएगा। देखिए ये तो हुआ आपको लिखने का तरीका, लेकिन अगर आप उत्तर में जो कुछ पॉइंट है और जो भी आपका उत्तर वो सही नहीं लिखते हैं तो अंक नहीं मिलेगा, यानी कि इससे अंक मिल जाएगा। ये तो आपको सावधानी बरतना है ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़े। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि उत्तर लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला बात तो मैंने आपको बता दिया कि आपको स्टेप वाइज उत्तर इस तरह लिखना है। और यहाँ पे एक
बात और समझ लीजिएगा कि जहां पे आपका उत्तर अर्थात कि जैसे मान लीजिए मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मेरा पूरा दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न मैं सॉल्व कर ले रहा हूं, तो यहां पे जहां पे इंड होगा वहां पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहता है कि आपको एक ऐसे हॉरिजेंटल लाइन यहां पे खींच देना है। अच्छा से आप इसको खींच दीजिएगा, मैं बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं मेरे बात को समझ रहे हैं कि ऐसे एक आप लाइन आपको यहां से आराम से खींच देना, हॉरिजेंटल लाइन यहां पे खींच देना है कॉपी पे। जहां पे जैसे आप साइंस का लिख रहे थे और मान लीजिए साइंस का उत्तर आपका जो है यहां पे कंप्लीट हो गया, तो इसके नीचे सिंपल से आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींच देना है। आप समझ रहे हैं कि आप जहां पे आपका लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर कॉपी में कंप्लीट होगा और इसके नेक्स्ट पेज पे मुझे नहीं लिखना था, उसके नीचे मुझे इस तरह लाइन एक खींच देना है। लेकिन इन सभी काम को करने के साथ साथ आपके उत्तर में भी कुछ वैल्यू पॉइंट होना चाहिए, तभी आपको एग्जामिनर अंक देता है। क्योंकि सोचिएगा एक ही प्रश्न का उत्तर जितने भी 5 लाख 10 लाख परीक्षार्थी सभी सही सही लिखते हैं, तो उनसे कुछ आपका उत्तर अलग दिखाई देगा, तभी एग्जामिनर आपको अंक देगा। तो उसका पहला था कि आपको स्टेप वाइज उत्तर लिखना है, दूसरा टू द पॉइंट उत्तर दे, प्रश्न को घुमाए फिराए नहीं। अगर प्रश्न में कहता है कि किसी चीज का कारण गिनाइए तो लिखिए कि इसका निम्नलिखित कारण है और ऐसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितना कारण पूछा उतना गिना देंगे, आपको अंक मिल जाएगा। या उस तरह नहीं हो पाता है तो ऐसे स्टार देकर स्टेप बाय स्टेप उत्तर लिखिए। तो टू द पॉइंट उत्तर लिखना है, उत्तर को ज्यादा घुमाना नहीं है। तथ्यात्मक उत्तर देने का प्रयास करें कि जहां पे फैक्ट, जैसे आप हिस्ट्री का उत्तर लिख रहे हैं या आप साइंस का उत्तर लिख रहे हैं, तो आपको तथ्यात्मक उत्तर कि आपके उत्तर में कुछ फैक्ट्स अगर आप सम्मिलित करते हैं तो इससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और तथ्य जो है आपके उत्तर के महत्व को बढ़ा देता है। एग्जामिनर पर ऐसा इफेक्ट जाता है कि लड़का तथ्यात्मक उत्तर लिखा, अर्थात कि इसको पूरे इस प्रश्न के तथ्य की जानकारी है, ये अच्छा से इसको समझ कर आया है। और उसके साथ साथ आवश्यकता अनुसार चित्र, ग्राफ, चार्ट का प्रयोग करें। जैसे कि आपको पूछा जाए कि अंतर स्पष्ट करें, प्रश्न लिखें, तो आपको अंतर स्पष्ट 2 भागों में बांट कर एक साइड में कितना बार मैं आपको सिखाया हूं उसी तरह अंतर लिखना। जैसे अवतल लेंस उत्तल लेंस में अंतर लिखना है तो एक साइड हम लोग अवतल लेंस लिखेंगे, एक बीच में लाइन खींच देंगे, इधर उत्तल लेंस, तब अंतर लिखना शुरू करेंगे। और जहां पे भी पूछा जाए कि चित्र आवश्यकता हो बनाने के लिए, जैसे मानव नेत्र के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो उसका चित्र जरूर बनाएंगे। जहां पे ग्राफ से कोई चीज समझाना हो कि जैसे जनसंख्या के बारे में, ज्योग्राफी में कुछ समझाना है तो ग्राफ बनाएंगे। चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वायुमंडल के बारे में बनाना है तो ऐसे एक पाई चार्ट बनाकर उसमें बताएंगे कि इतना % ए गैस है, इतना % ए गैस है। या ब्लड के बारे में, यानी कुछ भी जहां पे आपको आवश्यकता लगता है कि चित्र, ग्राफ, चार्ट का जिस क्वेश्चन में प्रयोग हो सकता है तो उस चित्र, ग्राफ, चार्ट का उस क्वेश्चन में प्रयोग जरूर करें, जिससे कि एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़े और आपको पूरा अंक दे। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ चुके हैं, बारीकी से मैं एक एक बात सिखाया हूं। ऐसे आप उत्तर लिखकर आएंगे तो आपको निश्चिंत रहना है, अगर आपका उत्तर सही है तो आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। और OMR सीट भरते समय आपको किन किन सावधानियों को बरतना है तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, या अभी जो देखिए स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस वीडियो पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा, ताकि आपका दोनों समस्या का समाधान हो चुका है कि उत्तर कैसे लिखें और OMR सीट कैसे भरें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।